ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, अमीर हैं, वो अपना ख्याल रख सकते हैं। और हमारी सारी प्लानिंग इन लोगों को ध्यान फोकस में रख करके बनानी चाहिए। लेकिन नेहरू उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना ये था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी बड़ी इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उससे फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और उससे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उससे गरीबों की हालत सुधरेगी। और ये जब गांधी ने ऑफर किया नेहरू को कि हम बात कर लें और देश के सामने आ जाए कि मैं ये चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो, बस उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर गांधी की हत्या हो गई थी। अब आजादी तो आ गई, लेकिन सरकारों ने जो सारी प्लानिंग की, सारा काम शुरू किया, वो इस तरीके से किया कि गरीब आदमी को ये महसूस हुआ कि उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और इससे जो बेचैनी पैदा हुई, उसमें वायलेंस बहुत, मतलब अनरेस्ट, और जब कोई भी अनरेस्ट होता है तो उसको स्टेट मिटिगेट करने के लिए सिर्फ वायलेंस यूज करता है, उससे वायलेंस और ज्यादा बढ़ता है। एक तो ये हालत है देश की। फिर हम ये भी बताना चाहेंगे कि विनोबा को नेहरू जी ने फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में बुलाया था, और विनोबा ने उसमें कहा था कि राजघाट पर मीटिंग हुई थी फर्स्ट प्लानिंग कमीशन की, विनोबा भी जमीन पर बैठे थे, सारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर बैठे थे, और विनोबा ने उसमें कहा था कि मैंने आपकी प्लानिंग देखी है, और जैसे एक घर का मुखिया जब अपने घर के बारे में कोई योजना बनाता है तो वो ये ध्यान रखता है कि मेरे घर के लोगों को खाना मिले पहले, रोजगार मिले पहले, लेकिन मुझे दुख है कि आपकी प्लानिंग में देश के सारे लोगों को खाना देने की प्लानिंग नहीं है, इसलिए मैं इसे प्लानिंग मानता ही नहीं। आपकी सारी प्लानिंग बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की है, और गरीब आदमी, भूखा आदमी खाने का इंतजार नहीं कर सकता। और विनोबा ने आगे लिखा कि मैं अभी तेलंगाना से आया हूं। हुआ ये था कि जब नेहरू जी ने इनवाइट किया विनोबा को, तो विनोबा शिवरामपल्ली में सर्वोदय सम्मेलन में थे, आंध्रा में, और विनोबा ने कहा ठीक है मैं दिल्ली आऊंगा प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में, लेकिन पैदल आऊंगा। तो 3 महीने में वो पैदल चलते हुए आए थे, और उस प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में वो बोले थे कि मैं अभी तेलंगाना से आया हूं और मैंने वहां की हालत देखी है, अगर मेरा विश्वास नॉन वायलेंस में नहीं होता तो मैं कम्युनिस्ट बन जाता। और उस वक्त कम्युनिस्ट का मतलब था जो वायलेंस, यानी मैं वायलेंस को ऑप्ट करता। आजादी आने के बाद आजादी का मतलब क्या था, फ्रीडम का मतलब, जो मैंने ये अभी बैकग्राउंड बताया कि ये मैंडेट था। आजादी का मतलब था कि आजादी के बाद सब चीजें इस देश की सबको मिलेंगी, सारी दौलत सबकी होगी, सारी आजादी सबकी होगी, सारे हक सबके बराबर होंगे। लेकिन आज जब आप आकर के देखते हैं आजादी के 63 साल बाद, तो हक कुछ लोगों के पास है, इक्वल सिटीजनशिप की बात तो कल्पना में भी नहीं है, दौलत कुछ लोगों के पास है, बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा गरीबों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। जो लोग मेहनत करते हैं, किसान मजदूर, वो आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं। तो आजादी का जो पूरा मैंडेट था वो तो चकनाचूर हो गया। यानी एक तरह से पॉलिटिकल आजादी तो मिली,
लेकिन जो सोशल रिवॉल्यूशन होना था वो अभी तक नहीं हो पाया। तो अब रिवॉल्यूशन की जरूरत तो है। ये बात गांधी ने भी कहा था कि सोशल रिवॉल्यूशन तो जरूरी है, और विनोबा ने भी उसकी कोशिश की। विनोबा ने तो किया ही वो, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो विनोबा का कह रहा था कि अगर ये जो स्थिति है अन्याय की, इसमें से और वायलेंस में से किसी एक चीज को चुनना पड़े तो मैं वायलेंस चुनूंगा, लेकिन ये अन्याय तो नहीं चलने दूंगा। और बेसिक अन्याय ये है कि मेहनत करने वाला, लोगों के लिए अनाज उगाने वाला, जिसके ऊपर ये पूरी सोसाइटी चल रही है, वो भूखा सोए, वो तकलीफ में रहे, ये इस सोसाइटी के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के खिलाफ है, बेसिक जस्टिस के खिलाफ है। और हम माओइस्ट से, नक्सलाइट से कितना भी मतभेद रखते हो, कितना भी हमको वो बुरे और ख़तरनाक लगते हो, लेकिन ये सच है कि इस वक्त वो अकेले लोग हैं जिन्होंने ये इश्यूज उठाए हैं। और अगर हमें उनसे परहेज है, उनके वायलेंस से परहेज है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन इश्यूज पर काम करें। अगर हमको लगता है कि नॉन वायलेंस से इन इश्यूज पर काम किया जा सकता है तो हमको करना चाहिए। हम करें ना और सिर्फ माओइस्ट की वायलेंस को क्रिटिसाइज करते रहे, उससे अब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो मासेस है, जो डिप्राइव्ड है, जो एक्सप्लॉइटेड है, उसको वायलेंस और नॉन वायलेंस नहीं समझ में आता। उसको तो सीधे सीधे तकलीफ समझ में आती है। उस तकलीफ में जो उसके साथ खड़ा होगा उसको अपना लीडर मान लेगी। अगर गांधीयंस ने उसका साथ दिया होता, गांधीयंस को लीडर मान लेती। दुख की बात यह है कि गांधीयंस ने आजादी के बाद एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, इन इश्यूज पर काम किया ही नहीं। कौन कौन से इश्यूज पे वो काम कर रहे थे? वो चले गए सेवा में। सेवा एज इन चैरिटी, रिलीफ वर्क। that is also sometimes necessary। लेकिन जो आपको साफ साफ अन्याय दिख रहा है, उसके खिलाफ अगर आप गरीब के साथ खड़े नहीं होते, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े नहीं होते और हिम्मत से नहीं बोलते। गांधी का नॉन वायलेंस बहादुरों का नॉन वायलेंस है, वो कायरों और कमजोरों का नॉन वायलेंस नहीं है। नॉन वायलेंस मीन्स जब आप वायलेंस करने की पोजीशन में हो और आप तब कहें कि ठीक है मैं नॉन वायलेंटली कर दूंगा इसको, मुझे वायलेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपकी बेटी के साथ रेप हो रहा है और आप नहीं मैं तो नॉन वायलेंट हूं, होने दो, ये नॉन वायलेंस नहीं है। ट्राइब, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया था और कहा गांधी से कि पोलैंड के लोगों से कहिए कि वो नॉन वायलेंटली लड़े, तो उन्होंने कहा कि बिल्ली के पंजे में कबूतर जब फंस जाता है वो जो फड़फड़ाता है, पोलैंड के लोगों की वैसी हालत है। पोलैंड के लोगों को तो पत्थर और डंडे जो भी मिले उससे उनको जर्मनी का विरोध करना चाहिए। आदिवासी आज स्टेट वायलेंस के सामने छटपटा रहा है, उसके छटपटाहट को वायलेंस कहना गलत है। अगर हम कुछ इस समय जो गांधीयंस को करना चाहिए वो ये है कि अगर वहां नॉन वायलेंस को फिर से आपको रिज्यूम करना है तो ठीक है, स्टेट वायलेंस को रोका जाए। जो गैर जरूरी है, गलत उद्देश्य के लिए वहां पर उनके ऊपर इंपोज की गई है, आपके लालच के लिए, ये इस वक्त मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सच्चाई के नजदीक रहिए। सच्चाई आपका एकमात्र पथ प्रदर्शक है कि क्या सच है, उसके साथ रहिए। और सच ये है,
You, since you start speaking about Vinoba, I was reading about this Vinobas, that Dhan movement, you know, the land Bhudan movement, and the Maoists have said about it that this is one of the things responsible for spoiling the revolution, which would have happened if it had not been for this. It has taken away the momentum of the discontent of the people in the peasant movement, which was joining the revolution in big numbers, but because of his insistence on non-violence and he just diverted it, they hold Vinoba responsible for that. देखिए, दूसरी चीज हमें एक और समझनी चाहिए कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। रेवोल्यूशन अगर हमारे वैल्यू सिस्टम में नहीं जाता और हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं जाता, तो सोसाइटी में रेवोल्यूशन नहीं आएगा। हमने पास्ट में ये गलतियां की हैं। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनकी लाइफस्टाइल बुर्जुआ थी, उनकी अपनी एस्पिरेशंस भी वैसी ही थी कि हम रेवोल्यूशन के बाद लीडर्स हो जाएंगे, रूलर्स बन जाएंगे और फिर वही बुर्जुआ लाइफस्टाइल जिएंगे। और ज़्यादातर रेवोल्यूशंस इसी तरह फेल हुए। तो विनोबा का जो मूवमेंट था वो ये कहता था कि पहले आप तो सादगी वाले, गरीब की तरह रहने वाले, गरीबी को जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो ये जो सिंप्लिसिटी है, गरीबों की तरह रहना है, इसको पहले एक्सेप्ट करिए, उसको जिए, गरीब के साथ रहिए, अपने आप में आपका रेवोल्यूशन आए, पूरी सोसाइटी में ये एक्सेप्ट हो कि हाँ ये गलत हो रहा है और रेवोल्यूशन इस तरह का आना चाहिए कि जिसमें सबका हक बराबर हो। तो विनोबा वैल्यूज में चेंज के साथ रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पावर माने चेंज कर देंगे कि साहब ये Capture power. हाँ, you capture the